गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आजाद एकेडमी में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन ये आया है, इससे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था, 27 दिसंबर को जारी किया गया था और उसके साथ 21 जनवरी से इसके फॉर्म फिल होने थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश ये 10 दिन आगे एक्सटेंड किया गया और 31 जनवरी से इसके फॉर्म फिल होने शुरू हुए हैं। आज 31 है और आज ही से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं रात के 12 बजे से। और इसकी जो लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कैसे आपको फॉर्म फिल करना, कैसे का मतलब आप फॉर्म फिल चाहे खुद करें कैफे से कराएं, लेकिन आपको किन किन चीज की रिक्वायरमेंट्स होगी हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे हम। अब सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा और वीडियो में जब लास्ट तक आप जाएंगे तो आपको सब कुछ स्थिति क्लियर हम कर देंगे। आरआरबी ग्रुप डी कहां मिस्टेक आप कर सकते हैं, जहां से आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, उन सब बिंदुओं पर हम बताएंगे आपको, उन सब पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इसकी लास्ट डेट क्या है, फी कितनी लगेगी, सब कुछ हम आपको A to Z बताने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे कि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बढ़ते हैं आगे। आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो देखिए आरआरबी क्या है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है। रेलवे का ये ग्रुप डी की भर्तियां हैं और इसमें ऐसा नहीं, अच्छे खासे लगभग 22,000 पोस्ट यानी 21,997 पोस्ट पर भर्ती आपकी निकली हुई है। 21,997 पदों पर भर्ती आपकी निकली हुई है ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की। टोटल पोस्ट आपकी इतनी है। स्टार्ट डेट इसकी जो है वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जनवरी रात के 12 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। आज 31 जनवरी ही है, लेकिन आज का टाइम थोड़ा जो है लेट हो चुका है। लगभग इसे स्टार्ट हुए 20 घंटे हो चुके होंगे जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी। तो लास्ट डेट इसकी रखी गई है वो आपकी 2 मार्च 2026 फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है ये। इसी के साथ इन्होंने फी पेमेंट और फाइनल सबमिशन के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं आपको। 4 मार्च तक आप फी सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म को अपने फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो डेट की बात हो गई कि आपकी जो है टोटल पोस्ट आपकी 21,997 हो गई। 31 से ये स्टार्ट होंगे, 2 तक चलेंगे और 4 तारीख आपकी जो है वो फी सबमिशन की लास्ट डेट है और उसी के साथ साथ फाइनल सबमिट भी आप इसी दिन करेंगे। देखिए अब होता क्या है, फॉर्म भरते समय हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो हर गलती के लिए हमें चांस नहीं मिलता है सुधारने के लिए, लेकिन रेलवे ने आपको गलती सुधारने का एक मौका दिया है। और वो मौका जो आपका मॉडिफिकेशन डेट है, आपके फॉर्म को मॉडिफाइड कब तक कर सकते हैं आप, 5/3 से 14/3 तक कर सकते हैं। 5 मार्च से 14 मार्च तक आप फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं या अपना कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन समस्या एक ये है कि ये इन्होंने फ्री नहीं रखा है, इसकी आपसे फीस लेंगे, आपसे मॉडिफिकेशन की फीस लेंगे। करेक्शन आप अगर करेंगे अपने फॉर्म में तो आपसे फीस जाएगी, फीस वसूली जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिए आप जो फॉर्म फिल कराने जाएं, चाहे कैफे पे कराएं, खुद करें अपने सामने। अगर कैफे जा रहे हैं अपने सामने बैठ के अपनी पूरी डिटेल चेक करते रहिए कि कैफे वाले ने कहीं गलती से मिस्टेक तो नहीं कर दी है, क्योंकि अगर मिस्टेक भले ही वो करे लेकिन वो मिस्टेक का चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसलिए पूरी सावधानी के साथ फॉर्म भरिए, गलती करने की गुंजाइश मत छोड़िए। और फॉर्म जब आप सही भरेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही भारी भरकम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी फीस उन्होंने रखी है वो फीस आपको देना नहीं पड़ेगी। क्वालिफिकेशन में इसके विवाद रहा था पिछली भर्ती में, 10th या ITI रखी गई है। इस बार नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट कर दिया, क्योंकि पिछली बार 10th प्लस ITI कर दिया था, तो बहुत से लोगों ने इस पर कोर्ट केस वगैरह भी हुए थे और विवाद भी खड़ा हुआ था। तो लास्ट में 10th या ITI वालों को मौका दिया गया। अगर 10th भी है तब भी ले लिया, ITI है तब भी ले लिया। तो संभवतः पिछली बार ये हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार उन्होंने सीधे सीधे कोई विवाद यहां से सारा खत्म कर दिया। अगर आप 10th हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th के साथ ITI है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपकी क्वालिफिकेशन की बात हो गई।
एज लिमिट आपकी जो है वो आपकी रहेगी 18 साल से कम 18 साल आपकी होनी चाहिए और अधिक से अधिक 33 वर्ष होनी चाहिए। ये एज लिमिट आपकी है जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी ओबीसी अगर 36 साल तक है तो भी ले सकते हैं, वो ले लेंगे आपको। लेकिन SC ST आपके 5 साल का छूट दी गई है, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये जो ओबीसी और SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, लेकिन ओबीसी में एक और समस्या खड़ी कर दी है इन्होंने कि ओबीसी जो है NCL होना चाहिए। ओबीसी जो है आपकी NCL बोले तो नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी कौन से आते हैं? जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, वो आपके NCL में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। 8 लाख से सालाना पारिवारिक आय वाले जो हैं वो ओबीसी क्रीमी लेयर में आ जाते हैं और वो जनरल में फाइट करेंगे। और आरक्षण के लिए आपको 8 से नीचे की आपकी पारिवारिक आय होनी चाहिए और ये NCL होना जरूरी है। इसी के साथ साथ क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल का ही मान्य होगा। ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो सेंट्रल का मान्य होगा। अब आप कहेंगे सेंट्रल का बनेगा कैसे? तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट भी वैसे ही बनता है जैसे राज्य का बनता है, बस फर्क इतना होता है आपको वहां अप्लाई करते समय हमें सेंट्रल अप्लाई करना पड़ता है, राज्य के लिए अप्लाई करोगे तो राज्य करना पड़ता है। तो खैर वो तो एक अलग बात है। आप ये तो आपके पास होगा ही, जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। और इसमें जो ओबीसी का एक चीज और बता दूं आपको, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उसके लिए इन्होंने डेट डिसाइड कर दी है कि 1/4/2025, 1 अप्रैल 2025 और 2 मार्च 2026 के बीच का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि अगर आप अभी इसे बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन ये इसकी जो डेट है वो 2 मार्च से पहले की होनी चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2025 से पहले का ना हो, 2 मार्च 2026 से बाद का ना हो। आज 31 जनवरी 2026 है तो अभी पूरा फरवरी का महीना आपको मिल रहा है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, बन जाएगा। 15 से 20 दिन में ये सर्टिफिकेट बनके आपके पास आ जाएगा। वो 2 मार्च से पहले का ही होगा तो वो मान्य भी होगा। अब देखिए यहां गुंजाइश बिल्कुल नहीं देते हैं। अगर आपने इसके इधर उधर का सर्टिफिकेट लगा दिया तो आपको सीधे सीधे आरक्षण नहीं देंगे, तो नहीं देंगे वो। आप कोर्ट केस लड़ लीजिए, कुछ भी लड़ लीजिए। इसीलिए उन्होंने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया उसमें एक एक पॉइंट स्पष्ट कर दिया है, बहुत आराम से एक एक पॉइंट स्पष्ट कर दिया है। अगर आप, अब जैसे हम तो पूरा नोटिफिकेशन इस पर नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देंगे हम, और जितना हम आपको बता देंगे उसके बाद अब आशा करता हूं आपको फिर नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो है ये चीज फिर भी अगर आपको लग रहा है, आप एक बार डिटेल में नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए फॉर्म फिल होने से पहले, ठीक है। तो ये 1/4/25 से और 2/3/2026 के बीच का आपके पास ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ये 2 कैटेगरी में जो आरक्षण मिलता है, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओबीसी का है तब भी आपका इसी बीच का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ है तब भी आपका इसी बीच का होना चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन में आपका ईडब्ल्यूएस के लिए क्या शर्तें हैं सब कुछ दे रखा है, ठीक है। क्या कैटेगरी है जो ईडब्ल्यूएस, जिसमें लगभग 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट रूप से दे रखी हैं, ठीक है। सैलरी पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कितनी रखी गई है? 500 रुपए रखी गई है। इसमें भी आपके 400 रुपए रिफंडेबल हैं। ये 400 रुपए आपके रिफंडेबल हैं। रिफंडेबल का मतलब ये है, अगर आपने एग्जाम में बैठे, आपने एग्जाम दे दिया, सिलेक्शन हो या ना हो, अगर आपने एग्जाम दिया है तो 400 रुपए आपको वापस वो कर देंगे। कब करेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि शायद अभी पिछली भर्ती का भी ये पैसा वापस नहीं आया है, लेकिन ये रिफंडेबल उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है, रिफंडेबल है। और SC ST फीमेल और इसके अलावा जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं सबके लिए 250 रुपए रखी गई है, और 250 के 250 आपके रिफंडेबल हैं। इसमें 1 रुपया भी नहीं काटेंगे, इसमें 100 रुपए काटेंगे, इसमें 1 रुपया भी नहीं काटेंगे। तो ये आपके पूरे रिफंडेबल हैं। तो ये देखिए फीस की बात हो गई, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल में हमने आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है वो देख लीजिए।
सिलेक्शन प्रोसेस इसका सबसे पहला होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसका एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर से होगा। ठीक है, सबसे पहला चरण आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसमें आपके 3 गुना कैंडिडेट आपके इसमें जाएंगे, पीईटी फिजिकल टेस्ट में जाएंगे। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है ये, इसमें आपके 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब जैसे ये लगभग 22,000 हैं पद, तो 22 यहाँ 66,000 यहां जाएंगे। फिजिकल एग्जाम क्या है, ठीक है, ये तो कंप्यूटर बेस्ड है। फिजिकल एग्जाम क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे पूरा। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए आएगा डीबी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें आपके देखिए अब यहां 3 गुना गए, यहां से छटनी हो जाएंगे, यहां जितनी पोस्ट हैं उतने ही जाएंगे डीबी में, और वही डीबी वाले जाएंगे मेडिकल एग्जाम में। ठीक है, तो ये मेडिकल आपका हो जाएगा लास्ट में। तो मेन दिक्कत कहां आएगी, मेन दिक्कत यहां आएगी, यहां से छटनी होंगे, यहां से कोई भी छटनी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल। मेडिकल एग्जाम सरल सा है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इसका। मेडिकल तो होता ही होता है, इसमें मेडिकल हो जाएगा। अगर यहां से जैसे कोई दिक्कत आ रही है किसी को, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट में से करें या ना करें वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई क्लियर आपकी। सीबीटी होगा, पेट होगा, ठीक है, डीबी होगा और एमई होगा। यानी पहले टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, फिजिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो है डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये चीज, ये आपका 4 चरणों में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। यहां से जो पास करेगा वो सीधे सीधे सिलेक्शन पा जाएगा। अब ये हम आपको बता ही चुके हैं 1/4/25 से, और ये 2/3/26 का भी ये आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, देखिए एग्जाम इसका टोटल जो होगा वो एग्जाम आपका होता है 100 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 100। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट होगा, 1.5 घंटा टाइम आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, कैसे आएंगे, उस पर सिलेबस तो देखिए हम आपको बाद में ही बताएंगे। इस पर सिलेबस नहीं बता सकते पूरा, वो हम बाद में आपको एक वीडियो बना के आपको बता देंगे। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन पूरा नोटिफिकेशन में स्पष्ट दे रखा है। 25 क्वेश्चन ही आपके साइंस से आएंगे। इन 25 में टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चनों में टाइम अधिक नहीं लगेगा। जी यानी जनरल अवेयरेंस जो है वो आपका 20 क्वेश्चन आएगा, और रीजनिंग का आपका 30 क्वेश्चन आएगा। तो रीजनिंग और मैथ ये 55 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो टाइम खपाने वाले होंगे, इनमें टाइम लगेगा। ये आप कैसे टाइम कम लगेगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्योंकि इसमें लेंथी क्वेश्चन आप अगर पूरा प्रोसेस करके निकालेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो ट्रिक्स सीखिए, ठीक है, ट्रिक आप जब सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। साइंस और जीए आपके ये 45 क्वेश्चन है, इनमें अधिक टाइम, ये 45 क्वेश्चन आप आधे घंटे में कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको जो आधे घंटे से भी कम टाइम में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आपका देखिए 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरेंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। सिलेबस इसका क्या है वो हम एक नई वीडियो बना के उसमें बता देंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया सीबीटी, अब हम बात करेंगे पीईटी। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है, उसमें क्या करना होगा, उसमें देखिए मेल कैंडिडेट के लिए क्या है और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, दोनों के लिए अलग अलग है। मेल कैंडिडेट जो है वो 35 किलो का बोझा आपसे उठवाया जाएगा, यानी 35 किलोग्राम का वजन लेकर, वेट मतलब वजन लेकर 100 मीटर तक आपको दौड़ना है। कितने मिनट में, 2 मिनट में रन करना है ये। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 35 किलोमीटर का वजन लेकर, टाइम रहेगा आपका 2 मिनट। 2 मिनट में आपको 100 मीटर, ज्यादा नहीं होता, अगर चलते चलते भी पहुंचेंगे तो 2 मिनट बहुत होते हैं। 2 मिनट में आप आराम से 100 मीटर चल सकते हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में आप आराम से 100 मीटर चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसके अलावा आपका जो है, मार्कर बहुत फिसल रहा है आज, पता नहीं क्यों, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका 1000 मीटर की आपकी रेस होगी, यानी 1 किलोमीटर की रेस होगी। मेल को इसमें टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का और 15 सेकेंड, यानी 4.25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 4 मिनट में 1000 मीटर। देखिए इसमें ऐसा नहीं पुलिस की तरह दौड़ होगी, बहुत स्पीड में होगी, नहीं, आपको 4 मिनट में 1000 मीटर चलना है। चाहे आप पैदल चल के 4 मिनट में क्रॉस कर जाएं 1000 मीटर, या थोड़ा सा स्लो दौड़ के कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां आपको इतना करना है।
ऐसा नहीं है कि जो आगे जाएगा उसे सिलेक्ट करेंगे, जो पीछे जाएगा। अगर यहाँ आपने पास कर लिया तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसके फिर बाद में फाइनल मेरिट बनती है। इसके बाद देखिए फीमेल, देखिए 20 किलोग्राम का इन्हें वजन लेना है। 20 किलोग्राम जो भी वजन देंगे वो लेना है। 100 मीटर, यहाँ मीटर में इन्हें कोई भी और टाइम में कोई भी गुंजाइश नहीं दी गई, केवल वजन में 15 किलोमीटर की गुंजाइश दी गई है। वजन आपका 20 किलोमीटर नहीं लेना है, 100 मीटर ही चलना, 2 मिनट का टाइम है। दौड़ भी इनकी 1000 मीटर की ही रहेगी, यानी 1 किलोमीटर की रहेगी। टाइम इनका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5 मिनट और 40 सेकंड हो जाएगा, जबकि यहां था 4 मिनट और 15 सेकंड। तो ये तो फिजिकल टेस्ट हो गया आपका। अगर इतना आप कर लेंगे तो आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे। उसके बाद आगे आपको भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम भी इनके कई तरह के, हर, अब देखिए ये जोन वाइज पोस्ट निकली हुई है, हर रेलवे के जितने भी जोन हैं हर जोन में निकली हुई है। अब आप फॉर्म डालते समय ये ना करना कि जैसे यूट्यूब वाले भी, मैं भी यूट्यूब पे ही आपको वीडियो दे रहा हूँ तो एक अलग बात है, लेकिन यूट्यूब वाले भी आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे कि आप यहाँ वैकेंसी ज्यादा है यहाँ डाल दीजिए। आप अपने लिमिट क्षेत्र में डालिए। लिमिट का मतलब ये है जहां तक आप पहुंच सकें, क्योंकि ये अगर ये 3 गुना बुलाएंगे तो लगभग 66,000 कैंडिडेट बुलाएंगे। तो ये 66,000 ऐसा है, अब जैसे सपोज करिए इसमें फॉर्म बहुत लोग डालेंगे, लेकिन अब किसी का दूर पड़ गया फिजिकल टेस्ट, क्योंकि फिजिकल टेस्ट आप जिस जोन से डालेंगे वही होगा। अब इसका अगर आपको दूर पड़ गया तो बहुत से लोग इसमें छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं कि ये 66,000 के 66,000 देने पहुंचेंगे, इनमें से हो सकता है 40,000 पहुंचे, हो सकता है 33,000 पहुंचे, हो सकता है कि 30,000 ही पहुंचे। तो जरूरी नहीं है सारे के सारे पहुंचे फिजिकल टेस्ट देने, क्योंकि दूर जहां जिस जोन से डालेंगे। दूसरी बात यह है, अब आप एक चीज और मैं बता दूं आपको, जहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इस जोन में वैकेंसी ज्यादा है वहां डालें। देखिए जो बात आप सोच रहे हैं वही सब सोचते हैं कि इस जोन में वैकेंसी ज्यादा, वहां तो वहां फॉर्म भी ज्यादा पड़ता है, मेरिट वहां की हाई पहुंच जाती है। और आपको क्या करना, तो आप ऐसा नहीं, जहां कम है आप वहां भी डाल सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पोस्ट का प्रेफरेंस आपको देना ही पड़ेगा, जितनी भी इसकी पोस्ट है सारा का सारा आपको प्रेफरेंस देना होता है, ठीक है। अब ज्यादा अगर वैकेंसी है तो वहां ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे तो मेरिट हाई जाने के चांस रहते हैं। तो आप कोशिश करिए अपने आसपास के जोन में डालिए, जिससे कि आपको परीक्षा देने में, फिजिकल टेस्ट देने में कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, ये तो हमने सब आपको ये चीजें बता दी। अब इसमें देखिए एक चीज और इन्होंने क्लियर की है नोटिफिकेशन में ही, कि फोटो जो है आपका, फोटो जो आपका होगा वो लाइव फोटो जाएगा। लाइव का मतलब वेब कैमरे से आपका खिंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फोटो कोई एक स्कैन करके और उस पर फॉर्म पे लगा दिया। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां जब आपका फोटो वाला ऑप्शन आएगा, जैसे ही फोटो का आएगा तो आपको अपने या तो फ्रंट कैमरे से फोटो खींचेंगे, अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो फ्रंट कैमरे से फोटो खींचेंगे। फ्रंट कैमरे से अगर मोबाइल से नहीं लैपटॉप से भर रहे हैं या कैफे भरवा रहे हैं तो उनका लैपटॉप वाला जो कैमरा होगा उस वेब कैमरे से आपको फोटो जो है आपका खींचा जाएगा। और उस फोटो में बिल्कुल आप सीधे सामने कैमरे की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, लेकिन आपकी शर्ट जो है कपड़े व्हाइट नहीं होने चाहिए, कपड़े डार्क कलर के होने चाहिए, जिससे कि स्पष्टता बनी रहे। व्हाइट बैकग्राउंड है, व्हाइट ही कपड़े होंगे तो स्पष्टता खत्म हो जाएगी। इसीलिए अगर व्हाइट बैकग्राउंड उन्होंने कहा है तो कहा कपड़े आपके डार्क होने चाहिए, व्हाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और सामने विजुअलिटी बिल्कुल एकदम चेहरा विजुअल होना चाहिए, दिखना चाहिए, ना बहुत ज्यादा दूर से हो ना बहुत ज्यादा पास से हो, ठीक है। इस तरह से आपका ये फोटो खींचेगा। और सिग्नेचर का सीन ये रखा है, सिग्नेचर आपकी जो है वो कैसे होने चाहिए, वो ब्लू पेन से नहीं होने चाहिए, ब्लैक पेन से होने चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर अगर गड़बड़ कर दिए तो आपको वो तुरंत ही फॉर्म ही रिजेक्ट कर देंगे, आगे मतलब एग्जाम ही देने को नहीं मिलेगा। तो ब्लैक पेन होना चाहिए, जो जिस कागज पर आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो एकदम व्हाइट होना चाहिए, कोई लाइनिंग वाला कागज नहीं होना चाहिए, स्पष्ट सिग्नेचर दिखना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए और रनिंग हैंड में होना चाहिए। रनिंग हैंड का मतलब जैसे आपका नाम सौरभ है, सपोज करिए आपका नाम सौरभ है, आपने इस तरह से कर दिया सिग्नेचर, ठीक है। तो सौरभ इस तरह से कर दिया आपने, तो रनिंग हैंड में होना चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। अब कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, जैसे आपने इस तरह से लिख दिया SAURAVH, इस तरह से सौरभ कुमार है, ठीक है।
तो अब देखिए सिग्नेचर, सपोज करिए सौरभ कुमार है आपका, तो सिग्नेचर आपको कैसे करने होंगे? पूरा आपके ये ज्वाइंट होने चाहिए, कहीं भी कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए, या आप कुमार ना लिखें, केवल सौरभ लिख दें, वही काफी है। जरूरी नहीं पूरा नाम हो, आप अगर सौरभ कुमार है तो सौरभ लिख के रनिंग हैंड में होना चाहिए, कहीं भी कोई भी उसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये आपका सिग्नेचर का स्पष्ट दे रखा है, और इसी के साथ साथ व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर होना चाहिए, कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, और सही से स्कैन करके सिग्नेचर आप लगवाइए। अब कोई कैपिटल लेटर में लिख देगा, वो सिग्नेचर मान्य नहीं होंगे। किसी ने कट कर दिया सिग्नेचर, तो वो भी मान्य नहीं होगा। इसलिए जो है सिग्नेचर करते समय, फोटो खींचते समय बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसकी देखिए आप तैयारी करते रहिए। आशा करूंगा मैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, आप सबका सिलेक्शन हो, और बहुत मेहनत इसमें चाहिए होगी सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका जो है टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, मेरिट हाई जाएगी लो जाएगी, इस बारे में यूट्यूब चैनल वाले आपको बताते रहते हैं कि इसकी इतनी जा सकती है, इतनी जा सकती है, लेकिन वो केवल एक अनुमान होता है, क्लियर कुछ भी नहीं है। मेरिट कभी भी ज्यादा जा सकती है, किसी जोन की ज्यादा जा सकती है, किसी जोन की कम रह सकती है। अब ये आपको डिसाइड करना है, आप अपने मन से डिसाइड करिए, आपका मन जहां से कह रहा है वहां से फॉर्म डालिए, लेकिन ज्यादा के चक्कर में मत रहना कि जोन में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, यहाँ मेरिट डाउन रहेगी। तो ज्यादा वैकेंसी होती है, फॉर्म भी वहीं ज्यादा अप्लाई होता है, और वहां की अक्सर हाई चली जाती है। क्योंकि मैं एक बार ये गलती कर चुका हूं, लेखपाली के एग्जाम में मैंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अदर डिस्ट्रिक्ट से डाला जहां वैकेंसी ज्यादा थी, वहां की मेरिट हाई पहुंच गई, और हमारे होम डिस्ट्रिक्ट की मेरिट इतनी नीचे गई कि हमारे एक जनरल कैंडिडेट से 5 क्वेश्चन अधिक सही थे, और उस जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो गया, लेकिन हमारा सिलेक्शन उससे 5 नंबर अधिक लाने के बाद भी ओबीसी में नहीं हो पाया, क्योंकि हम दूसरे जनपद से डाले हुए थे। तो ये जो है आपको जोन विशेष ध्यान रखना है, आपको ये मैं नहीं देखना, क्योंकि हमारे जनपद में वैकेंसी कम थी, वहां ज्यादा थी, तो हमारे दिमाग में भी यही रहा जब ज्यादा है तो वहीं डाल दें। लेकिन ये सोचा ही नहीं कि वहां जब ज्यादा है तो ज्यादा फार्म भी पड़े, और मेरिट भी ज्यादा चली गई। तो ये चीजें ध्यान में रखना। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आपको लगती है, कोई चीज समस्या आती है, अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप तुरंत कमेंट करिए, पूछिए, हम आपको उसका आंसर देंगे, और आपकी सारी शंकाएं मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।